Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कल हम लोग बात कर रहे थे इसमें सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कल आपकी फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस के बारे में। ठीक है, आज हम उसके आगे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज एक्सोसाइटोसिस। तो हो ही चुका है आप लोगों के में, है ना, कल बता दिया था। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आज का टॉपिक ये है। पहली बात तो ये है फर्स्ट ईयर कि ये सिर्फ आपके फंक्शंस में ही नहीं, ये आप लोगों के में वैसे भी आ सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप लोगों के में ये डायरेक्ट आए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बताएं। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, तो ये अपने आप में भी ये कुछ 1 या 2 मार्क्स में जनरली आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो इसका एक डिफरेंस जो है पैसिव एंड एक्टिव, इसका मेजर डिफरेंस जो होता है क्लास वो ये है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें जब भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट की जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, भेजी जाएगी, तब उस वक्त उसमें कोई भी एनर्जी जो है, एनर्जी लॉस नहीं होता इसमें। ठीक है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होता, जबकि आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी लॉस होता है। आई मीन टू से आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जब सॉरी आई मीन टू से पैसिव में कभी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, एनर्जी की जरूरत आपके पैसिव में नहीं पड़ेगी, जबकि एक्टिव में जब भी आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, फिर रूल बताया जाएगा यहाँ पे, तब हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले है आपका पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, आप लोग जानते हैं डिफ्यूजन मेथड क्या होता है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम। डिफ्यूजन मेथड जो है क्लास, वो ये कहता है हमेशा, देखिए पहली बात तो ये डिफ्यूजन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके अभी नहीं सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। ठीक है, इसका एक चीज आप हमेशा याद रखिए, डिफ्यूजन मेथड हमेशा कहता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है ना, जब भी कोई आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो जहां पर उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वो हमेशा कहाँ की तरफ रन करेगा, जहां उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। जैसे एक बात बताइए, ये कोई वेसल लिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पानी है, नॉर्मल पानी, ठीक है, यहाँ कॉर्नर में मैंने रख दिया, सपोज कीजिए सॉल्ट रख दिया, सॉल्ट या शुगर आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये कॉर्नर में कोई भी एक सॉल्ट थोड़ा सा रख दिया है। तो एक बात बताइए, सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरफ रन करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है, एक बात बताइए, यहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्ट मॉलिक्यूल्स की कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ ज्यादा होगी या यहाँ ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सी बात है, आपके सॉल्ट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इस जगह ज्यादा होगी, हाई कंसंट्रेशन है यहाँ। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन।
जबकि आपके जो बाकी के ये वाटर है, ठीक है, वैसे इसमें जितना भी वाटर है वहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि इसमें सॉल्ट मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे या फिर आगे की तरफ इस तरह गति करेंगे, है ना, किस तरफ लोकोमोट करेंगे? तो वैसी सी बात है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है ना, क्या कहता है आपका डिफ्यूजन मेथड? डिफ्यूजन मेथड ये कहता है कि हमेशा कोई मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा डिफ्यूजन मेथड से जब भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तब क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन, जहां ज्यादा है किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन वहां से कहां जाएगा, जहां पर कम होती है वहां, ठीक है, वहां पर वो इजीली चला जाएगा। अब ये जब इस तरह का मेथड होता है डिफ्यूजन मेथड, तब इसमें बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है ना, आई मीन इसमें बिल्कुल भी आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि आप बाकी के आप देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहां पर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और कैसे पड़ेगी, इसका एग्जांपल मैं बहुत शानदार आप लोगों को सेट करूंगी, आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, डिफ्यूजन मेथड समझ में आया? डिफ्यूजन मेथड क्या कहता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इतना याद रखना है। ठीक है, कि हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई भी आपके मॉलिक्यूल जो है वो गति करे, उसको हम रखते हैं हमेशा किसमें, डिफ्यूजन मेथड में। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे आपके नेक्स्ट, ये डिफ्यूजन मेथड हमने किसमें स्टडी किया है क्लास, पैसिव ट्रांसपोर्ट में स्टडी किया है। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है आप लोगों का ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है, ये ऑस्मोसिस है, ये भी आपका किसका फंक्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। कैसे फंक्शन है समझिएगा, ये कोई वेसल है, इसके बीच में मैंने ये लगा दी है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा लेमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी आप नाम दीजिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। ठीक है ना, तो कहने की बात ये है, अब इसमें मैंने क्या किया है, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने कोई भी यहाँ पर आप मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने सपोज कीजिए यहाँ पर ले लिया है शुगर मटेरियल। ठीक है, शुगर, चलिए शुगर ले लीजिए, शुगर ले लिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन हमेशा अपने में से इधर से उधर आयंस को जाने देती है आराम से। ठीक है ना, इसी के लिए तो इसको हमने क्या बोला है, आपकी सेमी परमिएबल बोला है ना, क्योंकि ये हमेशा सेमी परमिएबल का मतलब होता है ये सेलेक्टिव करती है, सेलेक्ट करती है, सेलेक्टिव परमिएबल है एक तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स तो इस तरफ जाएंगे आपके, कब तक जाएंगे, यहाँ से शुगर मॉलिक्यूल्स आपके इस तरफ कब तक जाएंगे, जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तब तक जाएंगे ना। एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, ये हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर है लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक कब तक जाएंगे मॉलिक्यूल्स, जब तक आपके इस सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक जैसा कंसंट्रेशन ना हो जाए तब तक। ठीक है, जैसे ही इन सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आपका कैसा होगा कंसंट्रेशन, मतलब एकदम इक्वल हो जाए, ना तो यहाँ ज्यादा है ना यहाँ ज्यादा है, उस वक्त यहाँ के अणु आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स तभी तक जाते हैं जब तक कि दोनों की तरफ के कंसंट्रेशन जो है वो बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज किसके फंक्शन है, आपके सेल मेम्ब्रेन के हैं। तो इस तरह से अब एक बात बताइए, जब हम बहुत पहले से पढ़ते हैं, 5th-6th क्लास में आ जाता है ऑस्मोसिस, तो जिसमें हम जनरली किसका एग्जाम्पल लेते हैं, अंगूर का लेते हैं ना, कि हम किसी पानी में अगर अंगूर को रख दें तो क्या होगा, अंगूर पिचक जाएगा, यही बोलते हैं ना, क्यों पिचक जाएगा भाई अंगूर। देखिए सपोज कीजिए ये है आपका पूरा वेसल, यहाँ पर मैंने ये अंगूर रख दिए हैं।
ठीक है, एक कॉर्नर में। तो ये कहते हैं बाद में क्या, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के बाद ये अंगूर पिचक जाएंगे। क्यों पिचके भाई? क्योंकि अंगूरों के अंदर मतलब ग्रेप्स के अंदर यहाँ पर जो कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी पानी की अपेक्षा, है ना। तो जब ये कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी में कम है कंसंट्रेशन, जो भाई आपके अंगूरों में है सैप, ठीक है, तो ये सैप में से शुगर मॉलिक्यूल कब तक जाएंगे बाहर, जब तक कि इन दोनों में बराबर ना हो जाए, ठीक है। और जब ये बराबर होता है ना कि पानी में और अंगूरों में बराबर कंसंट्रेशन होता है, तो उस वक्त अंगूर जो है वो पिचक जाते हैं। ये ऑस्मोसिस कहता है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्लास, ये तो इतना नहीं था पैसिव। अब हम लोग बात करेंगे आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या कहता है कि ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी लॉस होता है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है इसमें, ठीक है। अब एक बात बताइए, सपोज कीजिए यहाँ पे दो क्लासेस बनाई हुई है मैंने, ठीक है, ये क्लास पूरी खचाखच भरी हुई है स्टूडेंट से। सपोज कीजिए इसमें 100 बच्चे हैं इस क्लास में, ठीक है, यहाँ पर है 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस भरी हुई क्लास में मैं अपने में से 10 बच्चे और इसमें घुसा दूं, सेकंड वाली क्लास में, ठीक है। इस क्लास में मैं फिर भी घुसाना चाहूँ जबरदस्ती, तो क्या होगा, नॉर्मली तो जाएंगे नहीं, मुझे उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना पड़ेगा, है ना, प्रेशर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से भाई 10 स्टूडेंट्स जो है वो और इस क्लास में आ जाए, है ना। तो उनको धक्का देने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, बिना एनर्जी के तो होगा नहीं, है ना। तो जब ये एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, वही चीज है आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि एक बात बताइए, यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स हैं, क्लास बराबर है, अगर मैं चाहूँ यहाँ से 10 स्टूडेंट्स में यहाँ शिफ्ट करना चाहूँ तो नॉर्मली हो जाएंगे, मुझे किसी मेहनत की जरूरत नहीं है, नॉर्मली मुझे सिर्फ कहना है कि जाइए आप यहाँ जाके बैठ जाइए 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये होता है आपका पैसिव, जिसमें आपको बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। क्यों? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या कहता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा होता है पैसिव का, उसमें क्या कहता है, ये कहता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम किसी मॉलिक्यूल को आपके लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में भेजते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बिना एनर्जी के तो काम होगा नहीं, है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। तो इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम देते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करती है तो वहां उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, भाई बिना एनर्जी के तो एब्जॉर्ब करेगी नहीं किसी भी चीज को, है ना। एक और बहुत शानदार आप लोगों को एग्जाम्पल है, जो होता है पोटेशियम सोडियम पंप, ठीक है। और यही आपके सिलेबस में भी है, कभी कभी यही आता है आपके में, ठीक है ना, कि आप इस पंप के बारे में बताइए, तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही देना पड़ेगा क्लास। तो चलिए बात कर लेते हैं इसे हम।
देखिए अब क्लास समझिएगा, जब हम लोग बात करें आपकी पोटेशियम सोडियम पंप के बारे में, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ये है बाहर एक्सटीरियर सेल एंड दिस इज द इंटीरियर ऑफ सेल, ठीक है ना। ये सेल के अंदर का पोर्शन दिखाया गया है। आप लोग जानते हैं कि सेल के अंदर जो है वहां पर सोडियम की ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, सेल के अंदर, वो सेल के बाहर होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं इसमें हम सोडियम और पोटेशियम को हमेशा सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पर कुछ टर्म समझिएगा, उन वो मॉलिक्यूल्स जिन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्हें सेल के अंदर व बाहर, ठीक, कहीं भी जहां भी हम ट्रांसपोर्ट करना चाहे, जो उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेंट, ठीक है। वहीं ऐसा कोई आपका कैरियर जिसकी मदद से हम किसी मॉलिक्यूल को क्या कर सकें, एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं, जिसकी मदद से ये कोई भी क्या बनाएगा, कैरियर, ठीक है ना। कैरियर की मदद से तुम ट्रांसपोर्टेंट को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, दो चीज। अब समझिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बाहर से, ठीक है, यहाँ पर है आपके बहुत कम लो कंसंट्रेशन, मानिए आप सोडियम की, ठीक है, लो कंसंट्रेशन है सोडियम की, ठीक है। सेल के अंदर है ये हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब ज्यादा है कंसंट्रेशन। तो एक बात बताइए, जब हम कम से ज्यादा की तरफ हम उस वहां धक्का मार के भेज रहे हैं किसी चीज को, भाई यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा है सोडियम, ठीक है, फिर भी हम वहां पर और डालना चाह रहे हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। क्यों, क्योंकि हम उसको अब क्या कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा में हमें और भी ज्यादा, भाई हमारी तो मजबूरी है, भेजना ही है हमें, तो सोडियम रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको धक्का मार के भेजेंगे जबरदस्ती की, नहीं भाई तू जा उसके अंदर ठीक है। तो उसी के लिए जब हम किसी को भी जबरदस्ती इस तरह से सेल के अंदर भेजेंगे, तो हमें वहां किसकी जरूरत पड़ेगी, आपकी एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अब एनर्जी की किस तरह जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दो टाइप के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, जिस पर ये इस तरह क्रॉस बनाया हुआ है, दैट इज अ सोडियम आयन, एंड ये जो इस एम्प्टी जो है मॉलिक्यूल, दिस इज अ पोटेशियम आयन, ठीक है। तो सोडियम आयन सबसे पहले जैसे ही आपकी सेल मेम्ब्रेन में एंट्री करता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर कुछ कैरियर लगे रहते हैं, ठीक है। ये कैरियर कुछ भी हो सकते हैं, कोई एंजाइम हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी जिसकी मदद से ट्रांसपोर्टेंट जो है उसको ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए ये कैरियर जो है वो कोई भी एंजाइम है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या करेगा, सोडियम आयन आपके कैरियर से आके लग जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपके कैरियर पर लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है, कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये आपका ट्रांसपोर्टेंट आपके कैरियर से आकर जुड़ता है, ठीक है, तब उस वक्त ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को ही हम कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर अब जैसे ही ये इस पर आकर लगता है, उस दौरान जब ये यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद ये सेल के अंदर क्या करेगा, इस सोडियम आयन को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। शिफ्ट करने के लिए इसको किसकी जरूरत है, यहाँ पर एनर्जी की। एनर्जी किस रूप में रहती है, हमेशा एटीपी के फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो ये एटीपी से कन्वर्ट हो जाता है एडीपी, मतलब यहाँ पर 3 फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट है ना, तो 3 फॉस्फेट है, इनमें से एक फॉस्फेट हमने यूज कर लिया एनर्जी के रूप में, ठीक है। जैसे ही एनर्जी के रूप में फॉर्म में हमने इसको किया है, तो ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में। अब से फॉस्फेट यहाँ पर 2 रह गए, क्यों, क्योंकि एक फॉस्फेट हम लोगों ने यूज कर लिया, एक एनर्जी के रूप में उसको यूज किया है, जब इसने यहाँ से सोडियम क्या किया था, इस सेल के अंदर डाला था, ठीक है। अब क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स में से इसने, इस कॉम्प्लेक्स में से क्या किया इसने, अपने इसको, ठीक है, सोडियम को इसने यहाँ छोड़ दिया,
मैथ्स नहीं है बेटा, ये जूलॉजी है, पता नहीं कौन सी। ठीक है, तो सोडियम इसने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया। यहाँ से क्या उठाएगा अपना पोटेशियम आयन। ठीक है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम पंप में क्या होगा, सोडियम अंदर जाएगा तभी तो पोटेशियम बाहर जाएगा, है ना, ये बोलता है ना हमेशा पंप। तो अब क्या करेगा, यहाँ से ये अपने इस पोटेशियम आयन को यहाँ से उठाएगा, तो ये भी इसने क्या बना दिया है, कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स बनाया इसने। अब ये फिर से लेके जाएगा और भाई कहाँ डालेगा, अपने सेल मेम्ब्रेन के उस तरफ, सेल के बाहर। ठीक है, जैसे ही ये पोटेशियम आयन को बाहर डालता है तो यहाँ इसको फिर से किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो फिर से एटीपी जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने की बात ये है क्लास कि आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा, ठीक है, जहां जहां भी आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहां पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है। एटीपी में से हम एक फॉस्फेट यूज कर लेते हैं और उसको बदल देते हैं एडीपी में। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट ईयर, क्लियर हुआ? चलिए इसको एक बहुत सिंपल उसमें और देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर है ये एस, एस कोई भी ट्रांसपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेंट है एस। यहाँ पर ये एस जो है वो लो कंसंट्रेशन में है। ठीक, और जबकि आपके सेल के इस तरफ ये हाई कंसंट्रेशन में है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ये कोई भी ट्रांसपोर्टेंट जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा, तो एंट्री करने पर सबसे पहले इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक कैरियर की। ठीक है ना, किसकी जरूरत पड़ेगी, कैरियर की। तो कैरियर के साथ जब ये एस ट्रांसपोर्टेंट आपका लग जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाया इसने। फिर इस कॉम्प्लेक्स को लेकर ये आगे जाएगा कैरियर। फिर यहाँ पर क्या होगा, इस एस को सेल के अंदर या बाहर जहां पर भी इसको ट्रांसपोर्ट करना है वहां पर इसको रखेगा और कॉम्प्लेक्स अकेला हो जाएगा फिर से। ठीक है, अकेला होने के बाद फिर से ये अपनी जगह पर पहुंचेगा। ये तरीके से ये साइकिल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कभी भी खत्म नहीं होगा इसलिए। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ इसमें जो यूज आता है दैट इज अ एनर्जी। ठीक है ना, क्योंकि ये एनर्जी के साथ ही किसके साथ जुड़ सकता है, ट्रांसपोर्टेंट के साथ जुड़ता है। लेकिन जुड़ेगा भी तब जब ये अपनी एनर्जी को इस पे यूज करेगा तब। ठीक है ना, और यूज करने के लिए भी एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर क्लास कंप्लीट होते हैं आपके क्या, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बाकी के जितने भी हैं छोटे मोटे आपके वो फंक्शंस, वो सब आप लोग थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज से फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द ईआर।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम और किस नाम से जानते हैं? ER के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं ER के बारे में क्लास। आप लोग जानते हैं ER की जो खोज की थी वो 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था पोर्टर, क्लॉड, हाँ क्या, अच्छा फर्स्ट ईयर आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज।